नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय नागरिक शास्त्र के पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। प्रवक्ता परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं यानी पीजीटी में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके सॉल्व हम लोग देख रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 2013 में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया। आज हम लोग इसी क्रम में 2011 में आए हुए प्रश्न पत्रों को सरल करने का प्रयास करेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी कितनी अच्छी विशद व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए सीधे हम लोग मूल विषय पे आ जाते हैं अपने और स्टार्ट करते हैं आज प्रश्न पत्रों को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का। इन प्रश्न पत्रों में की डिटेल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कृपया करके उसको बहुत ध्यान से उसको देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो डिटेल्स होती है उनसे ही आगे आने वाले के प्रश्नों की प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से बनती है, संभावना पूरी तरह से बनती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, किस विचारक ने, ठीक है, ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं यहाँ पे। बारकर हैं, लियान डिग्विट हैं, सर हेनरी मैन हैं, माइक आइवर हैं। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि सर हेनरी मैन जो हैं, ठीक है, सर हेनरी मैन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। सर हेनरी मैन के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि ये आपके जो विचारक रहे हैं, इन्होंने संप्रभुता की एकत्ववादी धारणा का जो है विरोध किया है। ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, इन्होंने हेनरी मैन ने अपनी एक पुस्तक इनकी है जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बताया है कि जो बताने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा है कि इतिहास के पन्नों को पलटकर हम यदि देखते हैं तो हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि प्रधान कोई निश्चित व्यक्ति नहीं रहा है। ठीक है, और ये पंजाब के राजा रणजीत सिंह का उदाहरण दे करके वो कहते हैं, एक बात कहने का प्रयास करते हैं कि जो उस समय राजा रणजीत सिंह जो थे, जिनको माना जाता है कि एक तरह से पूरी तरह से एक एकत्ववादी संप्रभुता के उनके अंदर थी, लेकिन उनके भी निर्णयों में, ठीक है, उनके भी निर्णयों में समाज की प्रचलित रीति रिवाजों को समाहित किया गया था। तो कुछ ऐसा बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आपके सर हेनरी मैन साहब हो जाएंगे, जो ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। बल्कि बारकर, डिग्विट और मैकाइवर जो हैं, ये इसके समर्थक के रूप में आपको रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो जान लीजिए कि संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का जो समर्थक लोग रहे हैं, उनमें आप देखेंगे तो ऑस्टिन जो हैं, ये इन्होंने एकत्ववादी संप्रभुता का प्रतिपादन किया है और इसका जो समर्थन किया है बेंथम ने और हॉब्स ने। ये हॉब्स है दोस्तों, हॉब्स ने किया है। ठीक है, बारकर ने इनका विरोध किया है। ठीक है, बारकर ने इनका विरोध किया है। ऑस्टिन द्वारा जो प्रतिपादित है एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑस्टिन ने किया, जॉन ऑस्टिन ने किया। ठीक है, और इसकी मैंने कहा भी आपको कि बेंथम और बारकर ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, लेकिन बहुलवादी विचारकों ने इनकी ऑस्टिन के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है और बारकर जो आपके हैं वो बहुलवादी विचारक हैं। तो इस नाते ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और बहुलवादी विचारकों के बारे में अगर मान लो एग्जाम में बारकर न दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आप देख लेंगे बहुलवादी विचारकों के बारे में मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखिएगा, बारकर, ठीक है, बारकर हैं, क्रैब, ठीक है, बारकर हैं, क्रेब हैं, लास्की हैं, बार बार बता दे रहा हूँ, लास्की हैं, मैकाइवर हैं, लिंडसे हैं। ये सब जो हैं, मैकाइवर हो गया, लिंडसे हो गया, लिंडसे, ये सब जो रहे हैं आपके क्या हैं, ये सब आपके बहुलवादी विचारक रहे हैं। ठीक है, और एकत्ववादी के बारे में अभी हमने आपको बात की, बेंथम है, हॉब्स हैं और ऑस्टिन तो आपके रहे ही हैं। तो ये चीज़ें आपकी रही हैं।
ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। किसने कहा है राज कानून का शिशु व माता पिता दोनों हैं? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये मैकाइबर की है। इन्होंने ये कहा है कि जो राज्य कानून का शिशु एवं माता पिता दोनों हैं, ये मैकाइबर का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल बार बार एग्जाम में से आए हुए हैं दोस्तों, तो उनको सीधे याद कर लेना है। यह भी आपका बिल्कुल इसी तरह से था। अगर राज कानून का शिशु है, किसका स्टेटमेंट है? ये मैकाइबर का स्टेटमेंट है। और मैकाइबर के बारे में मैं बता दूं और बातें कि ये बहुलवादी विचारक हैं। ठीक है, अभी आपने उनके बारे में सुना है, मैकाइबर बहुलवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई है? ठीक है, विवेचना हेतुवादी पद्धति का जो है राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति को अपनाया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हीगल महोदय हैं जिन्होंने क्या किया है, हेतुवादी को ही दोस्तों और विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा है ना कि हेतुवादी, तो हेतुवादी को ही उद्देश्यवादी भी कहा जाता है, प्रयोजनवादी भी कहा जाता है, या प्रयोजनवादी भी कहा जाता है, या इसी को ही साध्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो हेतुवाद या उद्देश्यवाद या प्रयोजनवाद या साध्यवाद, ये सारे नाम किसके हैं आपके? ये सारे नाम आपके एक ही हैं, हेतुवादी के ही नाम हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवाद पद्धति का किया? तो हीगल ने किया है। ठीक है, हीगल इसके समर्थक, इस पद्धति के समर्थक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने क्या किया है? जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है, मसीहा माना जाता है। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा जो माना जाता है, किसे? जेएस मिल को जो है खोखली स्वतंत्रता का मसीहा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, उसने भाषण की स्वतंत्रता और काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया है। ठीक है, इन्होंने भाषण की स्वतंत्रता और काम की स्वतंत्रता के मध्य में रिलेशंस नहीं बनाए हैं। इस कारण से इनके जो है खोखली स्वतंत्रता का मसीहा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये अराजकतावादी मानते हैं दोस्तों। अराजकतावादी क्या मानते हैं? राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। राज्य अनावश्यक बुराई मानते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? अनावश्यक बुराई मानते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अराजकतावादी जो हैं राज्य को एक अनावश्यक बुराई के रूप में लेकर के चलते हैं, ये मानना है इनका। बाकी डिटेल वीडियो में हमने कुछ बता रखा है, आप उसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूसों की समान इच्छा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है? रूसों की समान इच्छा के संदर्भ में क्या है? तो पहला कह रहा है सामान्य इच्छा जनहित से प्रेरित होती है, तो बिल्कुल होती है, जनहित से प्रेरित सामान्य इच्छा होती है रूसों की। फिर दूसरा है सामान्य इच्छा सदैव विवेक सम्मत होती है, तो सामान्य इच्छा विवेक सम्मत भी होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? राज्य सामान्य इच्छा सभी की इच्छा अथवा बहुमत की इच्छा होती है, नहीं, ये सभी की इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं होती है। रूसों का स्टेटमेंट जो है, सामान्य इच्छा के आदेशों के पालन में ही स्वतंत्रता है, सामान्य इच्छा की स्वतंत्रता ही पालन है। बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है? रूसों ने जो कहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सामान्य इच्छा है, यानी कि जो जनमानस की जो अच्छी इच्छा है, उसके संदर्भ में कहते हैं रूसो महोदय कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये उनका स्टेटमेंट है। और वो बहुमत की इच्छा का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस तरह का दृष्टिकोण उन्होंने अपने अंदर रखा था। ये बातें उनकी थी, उनके सिद्धांतों में ये बातें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने व्याख्या की है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, जैसे समान इच्छा निरंकुश या अस्थायी है, इस तरह से उन्होंने बताया है। ठीक है,
निरंकुश व अस्थाई है, सॉरी, समान इच्छा निरंकुश और अस्थाई है। ये सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं संप्रभु है, ये बातें भी कही हैं उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व का गुण रखती है। ये तमाम सारी बातें इनके अलावा भी उन्होंने बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तु के विचारों की तुलना की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्लेटो और अरस्तु के विचारों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है या गलत है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साधन है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य बताना है दोस्तों, यानी कि तीन कथन असत्य होंगे और कोई एक कथन ही सत्य होगा। ठीक है, और अरस्तु और प्लेटो से रिलेटेड है। तो कह रहा है प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है। ठीक है, राज्य साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साधन है। ये गलत है स्टेटमेंट, ये गलत, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, जैसा नहीं है बिल्कुल। प्लेटो के अनुसार राज्य एक तरह से कहिए साध्य के रूप में उसको मानता है, और यही स्थिति क्या है, व्यक्ति को साधन मानता है। अरस्तु जो है व्यक्ति को साधन मानता है, नहीं, राज्य को साधन माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत आपका हो जाएगा। फिर आप देखेंगे प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है, प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साधन है। तो दोनों स्टेटमेंट सेम ही बात कह रहे हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साधन है। ये दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट बन रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ही ये गलत दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे आपके। अगला है प्लेटो के विचार उग्रवादी हैं, जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी हैं। प्लेटो के विचार जो है उग्रवादी हैं, और जबकि अरस्तु के विचार आदर्श रूढ़िवादी हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। प्लेटो जो था वो क्या उग्रवादी विचारधारा का था, जबकि अरस्तु जो थे वो रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित थे। अगला है प्लेटो राज्य को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है। प्लेटो राज्य को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है, जबकि अरस्तु इसके लिए सबसे अच्छा शासन कुलीन तंत्र मानता है। नहीं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं सही है। तो ऑप्शन केवल आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की राज्य संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में कह रहा है कौन से कथन असत्य हैं कार्ल मार्क्स का। तो पहला कह रहा है इसमें आपको, पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि राज्य कृत्रिम संस्था है। राज्य कृत्रिम संस्था है, कौन सा सत्य, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, राज्य कृत्रिम संस्था माना उन्होंने कार्ल मार्क्स ने। और फिर इसके बाद कह रहे हैं राज्य एक साध्य है। राज्य एक साध्य है, इसमें असत्य पूछा है, तो राज्य एक साध्य है, ये स्टेटमेंट जो देख रहे हैं, नहीं, राज्य एक साधन मांगते हैं। अमीर वर्गों का हथियार मानते हैं कार्ल मार्क्स उसको, राज्य को। तो साध्य नहीं मानते हैं उसको, साधन मानते हैं। ये अमीर वर्गों का साधन मानते हैं। तो ऑप्शन ये बिल्कुल आपका असत्य पूछा है, तो यही असत्य स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका बी। ठीक है, बाकी राज्य, अगला है राज्य वर्गीय संस्था है। हाँ ठीक है, ये भी इन्होंने इनका मानना है, ये विचार इनका मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसी से राज्य अस्थाई है, यह भी उनका मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपको कि सुमेलित करना है दोस्तों, कौन सा सुमेल नहीं है, इसमें से ऑप्शंस देना है आपको, जवाब देना है कि कौन सा निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है बेंथम के बारे में, एक व्यक्ति एक वोट, ये समर्थन करते हैं बेंथम, बिल्कुल करते हैं समर्थन इस बात का बेंथम जी। जे.एस. मिल साहब का क्या है, क्या कह रहा है, भारित मताधिकार की बात करते हैं, भारित मताधिकार की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। जे.एस. मिल भारित मताधिकार की बात करते हैं, बहुमत के वाले मताधिकार की बात करते हैं। ये जी.डी.एच. कोल साहब के लिए बताया गया है, इनके विचार थे कि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, बिल्कुल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की बात भी इन्होंने कही है। और जॉन लॉक के बारे में कहा जा रहा है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात कही जा रही है। तो इन्होंने जो है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात नहीं कही है, बल्कि इसके अंतर्गत भारित मतदान एवं प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का समर्थन किया है। इन्होंने किसका समर्थन किया है दोस्तों, भारित मतदान। ठीक है, भारित मतदान के साथ ही साथ इन्होंने बात और कही है, और प्रतिनिधि
प्रतिनिधि मूलक, ठीक है, प्रतिनिधि मूलक बातें कही हैं इन्होंने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आपका गलत हो गया है, चौथा ऑप्शन, बाकी सही है सब। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति चोरी है, ये बात कही है प्रूदो महोदय ने। प्रूदो ने कहा है प्रत्येक संपत्ति व्यक्ति की चोरी है, ये प्रूदो का स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रूदो एक जानते हैं क्या, अराजकतावादी, ठीक है, एक अराजकतावादी विचारक थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक है व्हाट इज प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि 1840 ईस्वी में पब्लिश हुई थी 1840 में पुस्तक थी व्हाट, ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 में प्रूदो की पुस्तक है, ठीक है। और ये अराजकतावादी एक विचारक हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने अपनी बात बताई है कि प्रसिद्ध सूक्ति जो इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है संपत्ति चोरी है, ये किसकी स्टेटमेंट वहीं पर दिया है, प्रूदो महोदय ने दिया, ठीक है। तो इतनी बात इसके लिए आपकी आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूसो के विचारों के अनुकूल नहीं है, ठीक है। रूसो के विचारों के अनुकूल नहीं है, यानी रूसो के क्या विचार थे वो आपको बताना है। लोक संप्रभुता की बात करते हैं, रूसो साहब बिल्कुल कहते हैं लोक संप्रभुता की बात करते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में भी उनका समर्थन है, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। वो प्रकृति की ओर लौटने की भी बात करते हैं, बहुमत की इच्छा की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुमत की इच्छा नहीं करते हैं और महान संविधावादी दार्शनिक रहे हैं रूसो जी, तो ये बात आप उनकी नहीं यहाँ पर होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा विवेक की इच्छा होती है, जो सदैव जनहित में होती है, ठीक है। ये बात है उनकी, बहुमत की इच्छा नहीं कहते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, क्वेश्चन है किस विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है? अतीत वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन है, तो गैटिल महोदय का स्टेटमेंट है। गैटिल महोदय का मानना है, क्या मानना है कि राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति विज्ञान के जो है गैटिल महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत एवं वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन करता है। किसका करता है? राज्य जो है अतीत का, अतीत है, भविष्य है, भविष्य और वर्तमान इसका अध्ययन करता है। किसका? भविष्य, वर्तमान और अतीत का, तीनों का, ठीक है, अध्ययन करता है। ये गैटिल महोदय का स्टेटमेंट है, मतलब विचारधारा उनकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विचारक स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानते हैं? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानता है, ठीक है। तो हॉब्स हाउस हैं, हॉब हाउस जो हैं इनका मानना है, ठीक है, इनका मानना है हॉब हाउस का कि स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एक दूसरे के विरोधी क्या है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये कौन मानते हैं? हॉब हाउस। बाकी लोग मानते हैं विरोधी एक दूसरे के, ठीक है। हॉब हाउस स्वतंत्रता और समानता के विरोधी नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर पैरेटो महोदय हैं, फ्रीडमैन हैं, पैरेटो हैं, हेयक हैं, डी टाकविले हैं, लॉर्ड एक्टन हैं, ये इत्यादि जो हैं ये स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, ठीक है। एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, विरोधी नहीं मानता है, मतलब ये सब विरोधी मानते हैं। कौन कौन विरोधी मानते हैं? फ्रीडमैन है, पैरेटो है, हेयर्क है, डी टॉकविले हैं, लॉर्ड एक्टन है, ये सब जो है स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। लेकिन हॉब हाउस जो है नहीं मानते हैं, उनका मानना है स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, कथन किसने कहा है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर आप बात करेंगे तो जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। जहाँ स्वतंत्रता नहीं है, कानून के विशेष जानकार लॉक महोदय के बारे में जानते हैं, जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ कानून नहीं है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? लॉक का है, लॉक। ये ऑप्शन में देखिए, लास्की, मैकाइबर, ब्राइस, मैकाइबर, इनमें से कोई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे आपके। होना चाहिए लॉक महोदय का ऑप्शन में, जो कि दिए नहीं है। कानून जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, लॉक का स्टेटमेंट है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, किसने कहा है समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है। ये किसने कहा है? इसने कहा है R.H. टॉनी महोदय ने किया है, कहा है इसके बारे में। R.H. टॉनी ने कहा है, क्या कहा है? R.H. टॉनी ने, इन्होंने कहा है समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, यह कथन R.H. टॉनी महोदय का है। टॉनी महोदय का विचार था कि स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत में कोई मौलिक विरोध नहीं है। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है, किसकी पुस्तक जो आपकी है? R.H. टॉनी महोदय की इक्वालिटी के अंतर्गत टॉनी ने यह तर्क दिया है कि स्वतंत्रता समानता तथाकथित द्वंद्व निराधार हैं। ठीक है, और दोनों संकल्पनाओं का गलत अर्थ लगाने पर ही सामने आता है। तो इस तरह से इन्होंने बात कही है टॉनी महोदय ने। इनकी पुस्तक याद रखिएगा आप लोग, इक्वालिटी है, इक्वालिटी पुस्तक है, टॉनी महोदय की इक्वालिटी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी की एक विशेषता नहीं है? व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है, इसमें बताना है आपको व्यक्तिवाद की विशेषता क्या नहीं है। तो व्यक्तिवाद की विशेषता, पहला स्टेटमेंट है राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है, विशेषता पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो ये मानता है दोस्तों, राज्य व्यक्ति के विकास में सहायक है, ऐसा मानना है व्यक्तिवाद का। तो यहाँ कह रहा है नहीं मानना है, तो ये कह रहा है यही हो जाएगा आपका, फिर नहीं मानना है, विशेषता नहीं है, पूछ रहा है विशेषता नहीं है ये। तो ये क्या कह रहा है? राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। ठीक है, राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है, ऐसा मानना है। पूछ रहा है कि व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिवाद की विशेषता है दोस्तों, नैतिक विकास में सहायक मानता है। ठीक है, बाकी कह रहे व्यक्ति के नैतिक विकास के हेतु स्वतंत्रता आवश्यक है, नहीं, ऐसा नहीं मानता है वो। ठीक है, विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है, बिल्कुल विशेषता नहीं है ये। ठीक है, नैतिक विकास में स्वतंत्रता आवश्यक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर राज्य का कानून कार्य क्षेत्र होना चाहिए, राज्य का कानून क्षेत्र होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके अलावा फिर व्यक्ति के विकास में ही समाज का विकास निहित है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ रहा होता क्वेश्चन तो बाकी सब सही हो जाते। ठीक है, बाकी यही सही हो जाता, बाकी सब गलत हो जाते। और इस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर विशेषता नहीं है। ठीक है, जबकि ये विशेषता है आपकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या कह रहे हैं? उदारवाद की प्रारंभिक धारा जो व्यक्तिवाद कहा जाता है, उदारवाद जो था ना, वो उसका शुरुआती जो दौर था दोस्तों, उसे व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है, राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद जो के अनुसार जो बातें कही गई उसमें ये कहा गया है राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? व्यक्तिवाद मानता है कि व्यक्तिवाद का जो कहना है वो राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में, ठीक है, या व्यक्ति के किसी मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। कम से कम राज्य हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। और व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारक जो है राज्य को क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को कैसे मानते हैं? आवश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अपराध की विशेषता नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? अपराध की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अपराध की विशेषता नहीं है? अपराध की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से राज्य कौन सा एक राज्य की अपराध की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन आपका तो हम लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन जो देखा है इसमें है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपराध की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ अपराध नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर प्रश्न में है प्रत्ययवाद। ठीक है, प्रत्ययवाद की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रत्ययवाद की विशेषता नहीं है?
ये बताना है। तो प्रत्ययवाद की जो विशेषता है, राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था ये मानता है प्रत्ययवाद, और राज्य साध्य तथा व्यक्ति साधन है यह भी मानता है प्रत्ययवाद। राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है, ये मानता है, ये मतलब जो है इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, ये विशेषता नहीं है। बाकी जो विशेषताएं हैं, परिवार तथा समुदाय राज्य के विकास में की महत्वपूर्ण अवस्था है, ये भी बिल्कुल सत्य है, विशेषता है ये। और विशेषता जो नहीं है वो सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, किस विचार का संबंध जो है जयप्रकाश नारायण जी से नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी से जो संबंधित विचारधाराएं हैं वो आपका क्या है, साम्राज्यवाद है, समग्र क्रांति है, दल विहीन क्रांति है, और सहकारी कृषि का सहकारी, ये थोड़ा इसको हम बड़ा कर दें, सहकारी, ठीक है, सहकारी कृषि का समर्थन, सहकारी कृषि का समर्थन, सहकारी कृषि का जो समर्थन है, ये इत्यादि चीज़ें इसमें हैं। बट ये चौखंबा राज्य की जो अवधारणा है ना दोस्तों, ये चौखंबा राज्य की जो अवधारणा है वो राम मनोहर लोहिया की है, राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। जो आपकी 14 खंभा है, ठीक है, चौखंबा राज्य की जो अवधारणा है वो राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। बाकी जो है जयप्रकाश नारायण से जो संबंधित विचारधारा है, समाजवाद है, उसके बाद में समग्र क्रांति है, दल विहीन लोकतंत्र है, उसके अलावा सहकारी कृषि का समर्थन जो है ये इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है इसमें कि धर्म व राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। हाँ है, ये गांधीवाद मानते हैं ऐसा, धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध मानते हैं, ठीक है। दूसरा है हृदय परिवर्तन की धारणा, बिल्कुल गांधी जी मानते थे ऐसा, असहयोग आंदोलन वगैरह में यही करते थे वो कि अंग्रेज़ों का हृदय परिवर्तन हो जाए, ठीक है, ये बातें हैं। तो दोनों ये भी सही है। इसके अलावा क्या है, राज्य का नैतिकता में विश्वास, फिर न्यासधारिता का विचार। तो न्यासधारिता यानी कि ट्रस्टीशिप की बात भी करते हैं, यही तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, इसमें कि अनुकूल नहीं माना जाता गांधीवाद के विचार के। राज्य की नैतिकता विश्वास जो है ये नहीं मानते हैं गांधी, ये तो नैतिकता के विरोधी हैं, ठीक है, नैतिकता में विश्वास नहीं है। तो ऐसा है, ये अनुकूल गांधीवाद के अनुकूल नहीं है। यही राज्य का नैतिकता में विश्वास जो है ये गांधीवाद के अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं मानते वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है। राज्य की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है, किसने किया है। तो गांधी, मनु, कौटिल्य और जवाहरलाल नेहरू। ये बता रहा है इसमें से कि राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है। तो गांधी जी ने राज्य की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता में क्या किया है, विभेद किया है, गांधी जी ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गांधी श्रेष्ठ, आंसर इसमें होगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है। किसका मानना है कि धर्म एक अफीम की तरह है। ये कार्ल मार्क्स का मानना है कि धर्म एक अफीम की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स की इसे विचारधारा है, धर्म एक अफीम है, ये कार्ल मार्क्स का विचार है। और कार्ल मार्क्स के अनेक जो अन्य सिद्धांत है वो भी आप जान लीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत इनका है, फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी इन्होंने की है, राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात की है। यानी कार्ल मार्क्स की जो विचारधाराएं हैं वो इससे भी रिलेटेड हैं। तो धर्म को अफीम कहने वाले कौन हैं, कार्ल मार्क्स जी हैं। और इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बारे में ये बात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन किसका है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, ऐसा लेनिन का मानना है। लेनिन का मानना है कि साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, ऐसा मानना है, लेनिन महोदय का मानना है। लेनिन का कथन है कि पूंजीवाद के अंतिम चरण में जिसमें साम्राज्यवाद अपने उत्कर्ष पर होगा, समाजवादी क्रांति होगी और साम्राज्यवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, ये ऐसा मानना है उनका। और क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के बारे में कहते हैं लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुविचार का जॉन लॉक लाभ में, क्वेश्चन है जॉन लॉक लॉभ में नहीं, जॉन लॉक लॉभ नहीं होना चाहिए, जॉन लॉक ने होना चाहिए। ये थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो रहा है दोस्तों, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है इसमें समर्थक, इसमें ये होना चाहिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुविचार या विचार कह सकते हैं का जॉन लॉक, यहाँ पर लाभ नहीं होना चाहिए, ने समर्थन नहीं किया है। ये सेंटेंस अब सही हो रहा है आपका। ठीक है, ने समर्थन नहीं किया है। किस चीज़ का समर्थन नहीं किया है? किसने? जॉन लॉक के बारे में कह रहा है। तो जॉन लॉक जो है वो समर्थन किसका करते हैं? संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन करते हैं। राज्य और समाज में अंतर करते हैं वो। इसके अलावा राज्य एक साधन है, ये भी मानते हैं, ऐसा मानना है। और इसके बारे में बात करें आगे, नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब ये है, तो ये फिर गलत हो जाएगा आंसर। इसमें कह रहा है कि नहीं किया है, समर्थन नहीं किया है। ये क्या कह रहे हैं कि समर्थन नहीं किया है। ठीक है, समर्थन नहीं किया है, यानी इसका समर्थन किया इन्होंने। ठीक है, अब देखिए जरा सा लॉक के जो विचार थे, उनकी विचारों में उन्होंने क्या कहा है? संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, संपत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया, जो कि आपने यहाँ लिखा हुआ है। फिर राज्य और समाज में अंतर किया है, यह भी किया है उन्होंने। राज्य साधन एवं व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन और व्यक्ति साध्य, यह भी बात कहते हैं। और इसके अलावा कहते हैं विवेकशील मानव की संकल्पना के बारे में भी बात कहते हैं। वो व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन भी करते हैं। नागरिकों को सरकार के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार का समर्थन करते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है, नहीं, जबकि अधिकार देते हैं, तो इस नाते ऑप्शन ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, समर्थन नहीं किया है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मृदुल शक्ति। ठीक है, मृदुल शक्ति शब्द एक यूज हुआ है। मृदुल शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो मृदुल शक्ति की अवधारणा को जो समर्थक रहे हैं वो आपके रहे हैं जोसेफ नाई साहब रहे हैं ये मृदुल। ठीक है, मृदुल शक्ति के यानी सॉफ्ट पावर, मृदुल शक्ति मतलब सॉफ्ट पावर। ठीक है, सॉफ्ट पावर के समर्थक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? जोसेफ नाई जो रहे हैं वो क्या रहे हैं? इसके समर्थक रहे हैं। जोसेफ नाई समर्थक हैं। ठीक है, तो मृदु शक्ति यानी सॉफ्ट पावर, इसका इंग्लिश वर्ड है सॉफ्ट पावर, ध्यान रखिएगा। तो जोसेफ नाई इसके समर्थक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवहार की एक विशेषता नहीं है? तो आप जान लीजिए कि राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना, यह जो है क्या है? यह एक विशेषता नहीं, व्यवहारवाद की विशेषताएं नहीं हैं। अब व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों? डेविड स्टन ने जो है व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में बताया है। नियमितताएं, ठीक है, मूल्य निरपेक्ष, विशुद्ध विज्ञान, तकनीक, समेकत, ठीक है, सत्यापन, क्रमबद्धीकरण, ठीक है, ये सब चीज़ें, परिणामीकरण, ये सब तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी। और विशेषता नहीं है, तो राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना ये विशेषता नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? निम्नलिखित किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? ये कह रहे हैं हेराल्ड लॉसवेल कहते हैं। हेराल्ड लॉसवेल का मानना है, हेराल्ड लॉसवेल,
हेराल्ड लॉसबर्ग, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेराल्ड लॉसबर्ग के अनुसार राजनीति प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है, ठीक है, ये ऐसा मानना है। किसका मानना है दोस्तों? हेराल्ड लॉसबर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक ह्रास की धारणा का प्रतिपादन किया? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक ह्रास की धारणा का, ठीक है, राजनीतिक ह्रास की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये जान लीजिए, हंटिंगटन साहब ने, हंटिंगटन ने जो क्या किया है, इन्होंने कहा है राजनीतिक ह्रास के सिद्धांत का, धारणा का प्रतिपादन किया है, ठीक है। और इनकी जो पुस्तकें कुछ हैं, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनके बारे में भी आप लोग आगे चल करके हम लोग बात करने वाले हैं, बात करेंगे हम लोग हंटिंगटन के बारे में। इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। इनकी पहली पुस्तक जो है आपकी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, एक पुस्तक इनकी ये है, और दूसरी पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, ठीक है, पॉलिटिकल डीके इनकी जो पुस्तक है। ये 2 महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं। और हंटिंगटन के अनुसार राज्य क्षय की कुछ स्थितियां इस प्रकार से उन्होंने बताई हैं: राजनीतिक अस्थायित्व, भ्रष्टाचार, सत्तावाद, हिंसा, संस्थात्मक पतन, ये सब तमाम सारी बातें इन्होंने कही हैं, ठीक है। अगला है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों ये। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में मुख्यतः किस सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का कार्ल मार्क्स की जो है संकल्पना जो है, जो दास कैपिटल पुस्तक है, इसमें जो है इन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया है? तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक में विवेचना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया है? तो जन क्रांति के विचार का जो प्रतिपादन करने वाले हैं, किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति का पालन किया है? तो माओ से तुंग के बारे में आप जानते हैं, माओ से तुंग ने ही जन क्रांति की बात कही है। इन्होंने और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर लें, एग्जाम में पूछ सकता है। जन क्रांति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत, असंगति का सिद्धांत, अंतर्विरोध का सिद्धांत, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, ये तमाम सारे सिद्धांत इन्होंने दिया है माओ से तुंग, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये आपका 30 क्वेश्चन का जो सेगमेंट था दोस्तों, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको शेष जैसे क्वेश्चंस थे पिछले किए थे, उसी तरह से आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों मेहनत करते रहिए। अगले सेगमेंट में हम लोग अगला जो इसका पार्ट होगा, वो अगला शेष 30 क्वेश्चंस का अब हम लोग सेगमेंट कर रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा करने में आसानी हो जाए, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन सीरीज हो जाने पे थोड़ा पढ़ने में मुझे लगता है दोस्तों को सुविधा होती होगी, लेकिन यह है कि एग्ज़ाम के समय आपको जितना मैक्सिमम आप रिवीजन कर लें और विथ डिटेल के साथ, तो ये ही उतना ही आपके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत करते रहें और अपनी प्रक्रियाओं में, आपकी मेहनत की प्रक्रियाओं में हम लोग जितना भी सहयोग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ऐसे ही अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए दोस्तों। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और खूब मेहनत करिए। जय हिंद।